सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेषण की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं और उन भेदों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। विशेषण का यह वीडियो केवल रीड के लिए ही उपयोगी नहीं है, अपितु हिंदी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में हिंदी का कोई न कोई प्रश्न विशेषण का कोई न कोई प्रश्न आ जाता है। तो उस विशेषण के प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से हम बिल्कुल सही तरीके से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है विशेषण। विशेषण होता क्या है? देखिए, विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को प्रकट करता है। कोई भी संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, उसकी विशेषता को बताने वाला कोई भी शब्द आ जाता है तो वह शब्द विशेषण शब्द माना जाता है। और वहाँ जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट कर रहा है उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य के नाम से पुकारा जाता है। हिंदी व्याकरण में विशेषण के प्रमुखतः चार भेद माने जाते हैं। एक गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। हालांकि वाक्य रचना के आधार पर विशेषण के दो अन्य भेद भी हम मानते हैं, एक उद्देश्यवाचक विशेषण और एक विधेयवाचक विशेषण। तो इन सब भेदों का ही आज इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं। क्या है विशेषण? देखिए, सबसे पहले विशेषण की परिभाषा, विशेषण होता क्या है? तो देखिए, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। कोई भी शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे विशेषण कहते हैं, तथा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य के नाम से पुकारा जाता है। जो विशेषता बताएगा वह विशेषण है और जिसकी विशेषता बताएगा वह विशेष्य है। कैसे? देखिए, कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। 3 कॉलम है। पहला पद हम ले रहे हैं, उसमें से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन है इसको हमें छांटना है। पहला पद है पीतांबर। पीतांबर शब्द में विशेषण और विशेष्य अलग कीजिए। तो पीत है जो अंबर, अंबर की विशेषता बताई जा रही है कि वो पीत है, पीला है, तो पीत तो विशेषण हो गया और अंबर यहाँ वस्त्र है वो विशेष्य हो गया। ऐसे देखिए, नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, तो यहाँ उत्पल की विशेषता बताई जा रही है कि वह नील है, नीला है, तो नील, नीला यहाँ विशेषण है और उत्पल विशेष्य है। उत्पल कमल को कहते हैं। फिर देखिए, हरी मिर्च, मिर्च कैसी है? मिर्च हरी है तो हरी विशेषण है और मिर्च विशेष्य हो गया। ऐसे ही मोटा लड़का, इसमें मोटा विशेषण है, लड़का विशेष्य हो गया। 60 बच्चे, बच्चे कितने हैं? 60, तो 60 तो यहाँ विशेषण है और बच्चे विशेष्य के रूप में माना जाएगा। ऐसे देखिए, 5 मीटर कपड़ा, इसमें 5 मीटर ये मात्रा है, ये विशेषण है और कपड़े की मात्रा है तो कपड़ा विशेष्य है। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, तो यहाँ दूरी कितनी है? 2 गज, तो 2 गज विशेषण हो गया और दूरी को अपन विशेष्य मान लेंगे। ऐसे ही वह बच्चा, इसमें वह जो है वो विशेषण है और बच्चा जो है वो विशेष्य के रूप में माना जाएगा। तो जो विशेषता बताता है वह विशेषण है और जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य है। अब प्रश्न आता है कि विशेषण शब्द की पहचान कैसे करें
कि यह शब्द विशेषण ही है। संज्ञा भी तो हो सकता है, सर्वनाम भी तो हो सकता है, या अव्यय भी तो हो सकता है। शब्द को विशेषण के रूप में कैसे पहचाने कि यह शब्द विशेषण ही होगा? इसका तरीका देखिए। प्रश्न है अपने पास में, विशेषण की पहचान करने का तरीका क्या हो सकता है? तो देखिए, किसी भी वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे, तीन प्रश्नवाचक शब्द हैं। कैसा, कैसी, कैसे, अथवा तीन अन्य हैं, कितना, कितनी, कितने। किसी भी वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे अथवा कितना, कितनी, कितने शब्दों से प्रश्न किए जाने पर इनके उत्तर के रूप में जो कोई भी शब्द लिखा जाता है वह विशेषण शब्द ही माना जाता है। इन प्रश्नों के, इन शब्दों से हम प्रश्न करेंगे, इनके उत्तर में जो कोई भी शब्द हमें प्राप्त होगा वह सदैव विशेषण ही माना जाएगा। और ध्यान दें, इन प्रश्नवाचक शब्दों को भी विशेषण शब्द ही माना जाता है। कहीं पर वाक्य में आ गया कैसा लड़का है, तो कैसा शब्द क्या है? तो कैसा, कैसी, कैसे या कितना, कितनी, कितने खुद ये विशेषण शब्द ही माने जाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते, इनको विशेषण की श्रेणी में ही रखा जाएगा। कैसे? देखिए, कुछ उदाहरण आपके सामने आएंगे। एक प्रश्न हम कर रहे हैं, राम कैसा लड़का है। अब यहां पूछ लिया जाए कि कैसा शब्द व्याकरण के अनुसार क्या है, तो ये कैसा खुद विशेषण शब्द ही माना जाएगा। लड़के से पहले प्रयुक्त हो रहा है तो कैसा विशेषण शब्द है। अब इसका हमने उत्तर दिया प्रश्न का कि राम अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, गंदा लड़का है, भला लड़का है, शैतान लड़का है, चंचल लड़का है। कैसा की जगह पर जो कोई भी शब्द यहाँ लिखा हुआ है वह विशेषण शब्द ही माना जाएगा। तो कैसा, कैसी, कैसे के उत्तर में जो शब्द आता है वह विशेषण शब्द ही होता है। ऐसे दूसरा प्रश्न देखिए, तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं। यहाँ कितनी शब्द क्या है? तो कितनी खुद एक विशेषण शब्द माना जाएगा। और इसका उत्तर हम दें कि मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, 10 पुस्तकें हैं, 2 दर्जन पुस्तकें हैं, 100 पुस्तकें हैं या हजारों पुस्तकें हैं। इसमें हमने जो भी उत्तर लिखा वह उत्तरवाचक शब्द जो है वह भी विशेषण शब्द ही होगा। तो कितना, कितनी, कितने ये खुद प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और इनके उत्तर में जो कोई भी शब्द आता है वह भी प्रश्नवाचक, वह भी विशेषण शब्द ही माना जाएगा। कितना, कितनी, कितने खुद विशेषण शब्द हैं और उत्तर में जो आ रहा है वह भी विशेषण शब्द ही माना जाता है। ये विशेषण की पहचान हो गई कैसा, कैसी, कैसे से अथवा कितना, कितनी, कितने से प्रश्न करने पर इनके उत्तर में जो कोई भी शब्द लिखा जाता है वह सदैव विशेषण शब्द ही माना जाएगा। फिर देखिए, अगली चीज आ रही है, विशेषण के भेद कितने माने जाएं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो देखिए, विशेषण के प्रमुखतः 4 भेद माने जाते हैं। भेदों की संख्या 4 ही होती है। एक गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। 4 विशेषण हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। हालांकि कक्षा 9 से 12 में आरबीएसई की तरफ से हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक चलती है, उस पुस्तक में विशेषण के 5 भेद बताए गए हैं कि विशेषण 5 प्रकार के माने जाते हैं। उन्होंने 5वां भेद एक अलग बताया है, व्यक्तिवाचक विशेषण। ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक विशेषण अलग से कोई विशेषण का भेद नहीं होता है, यह गुणवाचक विशेषण का ही एक उपभेद माना जाता है। इसलिए विशेषण के भेदों की मुख्य संख्या 4 ही मानी जानी चाहिए, 5वां भेद नहीं होगा। व्यक्तिवाचक विशेषण को गुणवाचक विशेषण का ही एक उपभेद मात्र मान लिया जाएगा। तो हम 4 भेद ही मुख्य मानेंगे और उनको पढ़ेंगे। पहला भेद आ रहा है, गुणवाचक विशेषण क्या है? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? इसकी पहचान कैसे करें? तो देखिए, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी भी पदार्थ के रंग को, रूप को, गुण,
दोष, आकार, स्थान, समय, दशा या स्थिति, स्पर्श इत्यादि से संबंधित विशेषता को प्रकट करते हैं तो उनमें गुणवाचक विशेषण माना जाता है। कोई भी विशेषण शब्द अपने पास में आया और हमने देखा कि वह किसी पदार्थ के रंग को या रूप को या उसके गुण दोषों को, आकार प्रकार को, स्थान को, समय को, उसकी दशा या स्थिति को इत्यादि से संबंधित कोई विशेषता प्रकट हो रही है तो वहाँ वह विशेषण गुणवाचक विशेषण ही माना जाता है। दूसरी इसकी पहचान का एक तरीका है कि पहचान के लिए कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न किए जाने पर इनके उत्तर के रूप में जो कोई भी शब्द प्राप्त होता है तो उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाला विशेषण शब्द प्रायः गुणवाचक विशेषण ही माना जाता है। कैसा, कैसी, कैसे से हम प्रश्न करते हैं, इनके उत्तर में जो विशेषण आता है वह गुणवाचक विशेषण ही माना जाएगा। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं। पहला है कृष्ण मृग। मृग कैसा है? कृष्ण है, तो कृष्ण विशेषण मृग विशेष्य। अब ये कृष्ण शब्द है वो रंग को प्रकट कर रहा है तो पहले इसमें गुणवाचक विशेषण होगा और गुणवाचक में यह रंग बोधक उपभेद में चला गया। ऐसे ही सुंदर बालिका। बालिका कैसी है? सुंदर है, तो सुंदर तो विशेषण हो गया और बालिका विशेष्य। भेद पूछें तो कैसा, कैसी के उत्तर में आया है तो ये गुणवाचक विशेषण होगा और बालिका का रूप प्रकट हो रहा है तो ये रूप बोधक उपभेद में चला जाएगा। ऐसे ही शब्द है अपने पास भले लोग। लोग कैसे हैं? भले हैं, तो भले विशेषण लोग विशेष्य। कौन सा भेद होगा? गुणवाचक होगा और गुणवाचक में भी भले शब्द गुण को प्रकट कर रहा है तो गुण बोधक उपभेद हो गया। ऐसे ही गंदी बस्ती। बस्ती कैसी है? गंदी है, तो गंदी विशेषण, बस्ती विशेष्य। अब दोष है बस्ती का कि वो गंदी है तो पहले गुणवाचक भेद में मानेंगे और दोष का बोध होने के कारण दोष बोधक उपभेद हो जाएगा। ऐसे देखिए छोटा जादूगर। जादूगर कैसा है? छोटा है, तो छोटा विशेषण, जादूगर विशेष्य। भेद पूछें तो गुणवाचक, उपभेद पूछें तो जादूगर का आकार प्रकट हुआ है इसलिए आकार बोधक हो गया। फिर देखिए राजस्थानी लोकगीत। लोकगीत कैसे हैं? राजस्थानी हैं, तो राजस्थानी शब्द यहाँ विशेषण होगा। लोकगीत या संगीत, जो लोकगीत शब्द है वो लोकगीत यहाँ विशेष्य हो जाएगा। और कौन सा है? राजस्थान स्थान से संबंधित है तो पहले तो अपन गुणवाचक मानेंगे और गुणवाचक में इसे स्थान बोधक उपभेद में ले लिया जाएगा। ऐसे देखिए यहाँ जो संगीत शब्द लिखा गया है वो गलती से लिखा गया। राजस्थानी शब्द विशेषण है और इसका विशेष्य होगा वो होगा लोक गीत। ऐसे देखें पुराना या नया मकान। मकान कैसा है? पुराना है या नया है, तो ये विशेषण है। मकान विशेष्य है। भेद पूछें तो गुणवाचक होगा। उपभेद पूछें तो पुराना या नया समय की स्थिति को प्रकट करता है इसलिए काल बोधक उपभेद में इसको लिया जाएगा। ऐसे देखिए पश्चिमी संस्कृति। संस्कृति कैसी है? पश्चिमी है, तो पश्चिमी शब्द विशेषण है, संस्कृति विशेष्य है। भेद पूछें तो गुणवाचक होगा। क्यों हुआ? क्योंकि इससे दिशा का बोध हो रहा है तो दिशा बोधक शब्द होने के कारण यहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। ऐसे ही कोमल शरीर। शरीर कैसा है? कोमल है, तो कोमल विशेषण, शरीर विशेष्य। इस कोमल है या नहीं है स्पर्श के आधार पर ही बोध होगा, तो मुख्य उपभेद पूछें तो स्पर्श बोधक और मुख्य भेद पूछें तो गुणवाचक विशेषण इसमें माना जाएगा। तो ये स्थिति आ गई किसी भी पदार्थ के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, स्थान, समय, दिशा या दशा, स्थिति, कुछ भी स्थिति आ जाती है वहाँ हम इस जो भेद मानेंगे वो गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। फिर देखिए दूसरा भेद आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? इसकी पहचान देखिए ऐसे विशेषण शब्द जो
किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करते हैं। कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ की संख्या का यदि हमें बोध होता है तो उनमें संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। कोई भी पदार्थ की संख्या को प्रकट करने वाले विशेषण शब्द में ही संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। इसकी भी पहचान का तरीका क्या है कि पहचान के लिए कितना, कितनी, कितने इन शब्दों से प्रश्न करेंगे। कितना, कितनी, कितने शब्दों के उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाले ऐसे विशेषण शब्द जिनके विशेष्य को गिना जा सकता है। ध्यान देंगे, पहले तो कितना, कितनी, कितने के उत्तर में विशेषण आना चाहिए, फिर उसके विशेष्य को देखेंगे कि विशेष्य की गिनती की जा सकती है अथवा नहीं की जा सकती। यदि गिनती की जा सकती है तो वह विशेषण संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। फिर संख्या की निश्चितता एवं अनिश्चितता के आधार पर संख्यावाचक विशेषण के भी पुनः दो उपभेद कर दिए जाते हैं। पहले तो संख्या का बोध है तो संख्यावाचक होगा, फिर संख्यावाचक के भी दो उपभेद हो जाएंगे, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित कहाँ होता है, यदि हमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है तो निश्चित संख्या का बोध होने पर तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण मान लेंगे, और अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मान लिया जाएगा। कैसे, देखिए कुछ उदाहरण। एक वाक्य आया, मेरे पास हिंदी व्याकरण की 2 दर्जन पुस्तकें हैं। हमने पहले प्रश्न किया कितनी पुस्तकें हैं, उत्तर आया 2 दर्जन। तो कितनी की उत्तर में ये शब्द आया है तो ये विशेषण होगा। विशेषण में निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि 2 दर्जन यानी 24 पुस्तकें हैं, तो इसको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण मान लेंगे। फिर देखिए, मेरे पास हिंदी व्याकरण की दर्जनों पुस्तकें हैं। हमने प्रश्न किया कितनी पुस्तकें हैं, उत्तर आया दर्जनों, तो ये भी संख्यावाचक हो गया। अब संख्यावाचक में भी निश्चित है या अनिश्चित, तो इसमें अनिश्चित संख्या का बोध है। अब दर्जनों में कितनी भी संख्या आ सकती है, इसलिए इसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। फिर देखिए, एक वाक्य आया, दुर्घटना में 20 लोग मारे गए। हमने प्रश्न किया कितने लोग मारे गए, उत्तर आया 20 लोग। तो कितने के उत्तर में 20 शब्द आया है, ये 20 ही संख्यावाचक विशेषण होगा, और संख्या में भी क्या है तो निश्चित संख्या का बोध है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण मानेंगे। ऐसे वाक्य बोल दिया, दुर्घटना में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। हमने पूछा कितने लोग घायल हुए हैं, तो उत्तर आया सैकड़ों लोग। कितने की जगह सैकड़ों शब्द आया तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया, क्योंकि लोगों को गिना जा सकता है, गिनती हो सकती है विशेष्य की, इसलिए संख्यावाचक है। और संख्या में पूछें तो सैकड़ों अनिश्चितता का बोध है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण माना जाएगा। तो ये स्थिति आ गई, पहले विशेष्य को गिन सकते हैं तो संख्यावाचक विशेषण होगा, फिर संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चितता का बोध है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मान लिया जाता है। फिर देखिए, निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या का बोध होता है। अब संख्या का हमने रूप कैसा लिखा है, उस रूप के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी कुछ उपभेद कर दिए जाते हैं। वो कैसे हम पहचान सकते हैं, तो देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उपभेद वो कैसे पहचानेंगे, संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी निम्नानुसार अनेक उपभेद कर दिए जाते हैं। कि जो संख्या है निश्चित संख्या, उसका रूप कैसे लिख रहे हैं उसके आधार पर उपभेद करते हैं। पहला है गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण कहाँ होता है, जहां हम गिनती की तरह संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 20 30 100 150 200 250, कोई भी संख्या लिखेंगे वो संख्या ही गणनावाचक विशेषण मानी जाएगी। पहले संख्यावाचक है, संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक है, और निश्चित संख्यावाचक में उसे गणनावाचक विशेषण माना जाएगा। यदि संख्या का रूप हमें लिखा हुआ मिल गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, स्त्रीलिंग में हो गया ये। ऐसे ही संस्कृत में बोले तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ,
या फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अंग्रेजी में बोलें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी क्या है, ये क्रम को प्रकट कर रहे हैं। तो इनमें भी पहले संख्यावाचक विशेषण है, संख्या में भी निश्चित संख्यावाचक है, और निश्चित संख्यावाचक में इनको क्रमवाचक विशेषण के नाम से पुकारा जाएगा। गिनती की तरह है तो गणनावाचक, और क्रम प्रकट हो रहा है तो क्रमवाचक विशेषण में ले लिया जाता है। तीसरा भेद होता है संख्या का रूप। देखिए, गुना शब्द जुड़ा हुआ मिल जाए, गुनी जुड़ा हुआ मिल जाए, या हरा जुड़ा हुआ मिल जाए। दुगुना, तिगुना, चौगुना, दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी, या फिर दुहरा, तिहरा, चौहरा, इनमें आवृत्ति हो रही है, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, आवृत्तिवाचक विशेषण। पहले ये संख्यावाचक है, संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक है, और निश्चित संख्या में इनको आवृत्तिवाचक विशेषण मान लिया जाएगा। यदि संख्या का रूप हमारे सामने आता है, किस रूप में लिखा हुआ मिल जाए, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ऐसे अगर आ जाए दोनों बालक, तीनों बच्चे, पांचों लड़कियां, तो फिर उनमें कौन सा होगा, उनमें समुदायवाचक विशेषण माना जाता है। इनमें पहले संख्यावाचक है, संख्या में भी निश्चित संख्यावाचक है, और निश्चित संख्या में समुदायवाचक विशेषण इनको माना जाएगा। यदि संख्या का रूप है दशक, शतक, शतसई, सप्तशती, दशाब्दी, शताब्दी, ऐसे संख्यात्मक रूप आते हैं तो उनको हम समुच्चयवाचक विशेषण में स्थान दे देते हैं। और यदि प्रत्येक, हर एक, अनेक जैसे संख्यावाचक शब्द आ जाते हैं तो फिर इनको क्या कहेंगे, भिन्नतावाचक विशेषण के अंतर्गत ले लिया जाता है। मुख्य रूप से इसमें प्रत्येक, हर एक जैसे शब्दों को स्थान दे दिया जाता है, इनमें हम भिन्नतावाचक विशेषण मानेंगे। कैसे, इनको भी उदाहरणों के आधार पर हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वाक्य आया कि हमारी कक्षा में 250 विद्यार्थी उपस्थित हैं। अब आपसे पूछा गया कि बताइए कितने विद्यार्थी, उत्तर आया 250। तो 250 क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित संख्यावाचक है, और निश्चित संख्यावाचक में उपभेद पूछें तो गणनावाचक बता देंगे। गिनती की तरह ये 1 2 3 4 5 से 250 भी लिखा जाएगा तो गणनावाचक है। ऐसे ही शिक्षक ने छात्र से कहा, क्या कहा, 5वां पाठ पढ़ो। कौन सा पाठ, 5वां पाठ। तो 5वां शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण है, संख्या में भी निश्चित संख्यावाचक है, और निश्चित संख्या में पूछें तो क्रमवाचक विशेषण इसको माना जाएगा। 5वां पाठ पढ़ो। ध्यान दीजिए, मान लीजिए 5 में से अगला पाठ पढ़ाना है तो बताइए शिक्षक क्या बोलेगा, कि शिक्षक ने छात्र से कहा 6 नंबर का लेसन पढ़िए, 6 नंबर का पाठ पढ़िए। तो बताएं हिंदी में शिक्षक क्या बोलेगा। 4 ऑप्शन आपके पास में है, छठा पाठ पढ़ो, छठा पाठ पढ़ो, छठवां पाठ पढ़ो, या छठवां पाठ पढ़ो। इन चारों में से सही क्रमवाचक संख्या कौन सा शब्द है, तब उसका उत्तर क्या दोगे। तो ध्यान दीजिए, 6 एक ऐसी संख्या है जिसमें वां या वी नहीं जुड़ता। पुल्लिंग में बोलेंगे छठा, और स्त्रीलिंग में बोलना हो तो शब्द होगा छठी। वहाँ पर छठवां या छठवीं ऐसे शब्द काम में नहीं लिए जाएंगे। पुल्लिंग में छठा, स्त्रीलिंग में छठी, यही शुद्ध क्रमवाचक संख्यावाची शब्द हैं। ऐसे एक वाक्य आया, मेरे पास तुम्हारे से चौगुनी पुस्तकें हैं। हमने प्रश्न किया कितनी पुस्तकें हैं, उत्तर आया चौगुनी। तो ये पहले संख्यावाचक है, संख्या में निश्चित संख्यावाचक है, और निश्चित संख्या में पूछें तो आवृत्तिवाचक विशेषण इसको माना जाएगा। गुनी शब्द आ गया तो ये आवृत्तिवाचक है। ऐसे प्रश्न आया, तुम चारों बच्चे कल कहाँ गए थे। कितने बच्चे, चारों बच्चे। तो चारों शब्द पहले संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक होगा, और निश्चित में पूछें तो इसको समुदायवाचक विशेषण मान लिया जाएगा। एक वाक्य आया, सचिन ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के विरुद्ध लगाया था। यहाँ पर पूछा जाए 100वां क्या है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है, संख्या में निश्चित है, निश्चित में क्रमवाचक है,
और शतक को भी समुच्चयवाचक विशेषण के रूप में माना जा सकता है। हालांकि ऐसे शब्द यहाँ संज्ञा के रूप में ही अधिक प्रयुक्त होते हैं। फिर देखिए, देश का प्रत्येक या हर एक नागरिक ईमानदार बने। कौन सा नागरिक, कितने नागरिक, तो प्रत्येक नागरिक या हर एक नागरिक, ये भी पहले संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक मानेंगे और निश्चित में हम इसको भिन्नतावाचक विशेषण के अंतर्गत स्थान दे देंगे। तो संख्या का रूप कैसा लिखा गया है, उस रूप के आधार पर ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ये कुछ उपभेद कर दिए जाते हैं। अब विशेषण का तीसरा भेद आपके सामने आ रहा है, वो है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण कहाँ होता है, इसका उत्तर है ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं। मात्रा यदि प्रकट हो रही है तो उनमें परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। फिर देखिए, पहचान कैसे करें, तो पहचान के लिए कितना, कितनी, कितने शब्दों के उत्तर के रूप में प्राप्त होने वाले ऐसे विशेषण शब्द जिनके विशेष्य को गिना नहीं जा सकता है, जिनके विशेष्य को गिन सकते हैं वे तो संख्यावाचक में चले जाएंगे, और विशेष्य को गिना ही नहीं जा सकता, उसकी गिनती ही नहीं हो सकती, मात्रा ही प्रकट हो सकती है, तो उनमें परिमाणवाचक विशेषण माना जाता है। फिर देखिए, मात्रा निश्चित है या अनिश्चित, इसके आधार पर परिमाणवाचक के भी दो उपभेद हो जाएंगे। तो मात्रा की निश्चितता एवं अनिश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी पुनः दो उपभेद कर दिए जाते हैं। दो कौन से होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित कहाँ होगा, निश्चित मात्रा का बोध होने पर तो निश्चित परिमाणवाचक मान लेंगे, और मात्रा यदि अनिश्चित है, अनिश्चित मात्रा का बोध होने पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण मान लिया जाएगा। कुछ उदाहरण से समझते हैं। हमने किसी से कहा कि 5 लीटर दूध देना, पूछा गया कितना दूध, उत्तर आया 5 लीटर। तो 5 लीटर यहाँ विशेषण है, और विशेषण में भी भेद पूछें तो दूध को गिना तो नहीं जा सकता, उसकी मात्रा ही बताएंगे, तो परिमाणवाचक है। और परिमाणवाचक में भी 5 लीटर निश्चितता का बोध हो रहा है, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसमें मान लिया जाएगा। लेकिन हमने कहा थोड़ा सा दूध देना या जरा सा दूध देना, तो कितना दूध, थोड़ा सा, जरा सा, ये भी मात्रा है, तो परिमाणवाचक होगा। परिमाण में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसको माना जाएगा। फिर आ गया, बाढ़ से 10,000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। कितना खाद्यान्न, 10,000 टन, तो ये मात्रा है खाद्यान्न की, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसमें मान लेंगे। लेकिन बोल दें बाढ़ से हजारों टन खाद्यान्न नष्ट हो गया, कितना टन, हजारों टन खाद्यान्न नष्ट हुआ, तो यहाँ पर हजारों टन खाद्यान्न है, खाद्यान्न की विशेषता है, मात्रा है, तो हजारों टन को अपन क्या मानेंगे, परिमाणवाचक, और परिमाण में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसको मान लिया जाएगा। ये तीसरा भेद विशेषण का हुआ। अब चलते हैं चौथे मुख्य भेद की ओर, वो क्या है, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ये विशेषण कौन सा होता है, देखिए, जब कोई सर्वनाम शब्द किसी पदार्थ की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त होता है, कोई भी सर्वनाम है वो किसी पदार्थ की ओर संकेत कर रहा है, एवं वह संकेतित पदार्थ, जो भी सांकेतिक पदार्थ है वो सांकेतिक या संकेतित पदार्थ है, वो उस सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद यदि हमें लिखा हुआ मिलता है तो वहाँ उसे सर्वनाम शब्द नहीं मान करके सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण माना जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, कोई भी सर्वनाम शब्द है वो किसी पदार्थ की ओर संकेत कर रहा है, और वो संकेतित पदार्थ
उस सर्वनाम के तुरंत बाद हमें लिखा हुआ मिल जाता है, तो वहां उसे जो शब्द है सर्वनाम के रूप में है वो सर्वनाम नहीं होता, उसे सार्वनामिक विशेषण मान लिया जाता है, या यूं कहें संकेतवाचक विशेषण उसे मान लिया जाएगा। कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। पहला है वह खाना खा रहा है। अब वह खाना खा रहा में वह क्या है, तो ये किसी व्यक्ति की जगह पर आया है यहाँ का। अब कौन है वह, उसका संकेत तो यहाँ पर वाक्य में प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए इस वह को तो हम मानेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जो वह है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन इस वाक्य को बोल दें कि वह लड़का खाना खा रहा है, इसमें वह क्या है, तो ये वह लड़का की ओर संकेत कर रहा है, तो इस वह को सर्वनाम नहीं मान करके सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। ऊपर वाले वाक्य में वह सर्वनाम है और इसमें वह सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे देखिए, कोई रो रहा है, इसमें कोई क्या है, तो ये कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। लेकिन इसको बोलें कोई बालक रो रहा है, तो बालक की ओर संकेत हो गया कोई बालक, तो इस कोई को सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। इसमें कोई सर्वनाम नहीं रहा, ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। ऐसे बोलें कौन गा रहा है, कौन अकेला है, तो इसको अपन बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन यहाँ पर क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन बोलें कौन बालक गा रहा है, अब बालक शब्द की ओर संकेत हो गया, तो इस कौन को सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। फिर बोलें जो मेहनत करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। यहाँ जो क्या है, तो ये जो किसी की जगह पर आया है, संबंध के रूप में है, तो इसको अपन संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। लेकिन बोलें जो अभ्यर्थी मेहनत करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं, आपके लिए भी है ये, जो मेहनत करेगा वो सफल हो जाएगा और जो मेहनत नहीं करेगा वो कभी सफल नहीं होगा। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन इसमें जो है वो अभ्यर्थी की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए इस जो को यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण मानेंगे। ऊपर वाले वाक्य में जो संबंधवाचक सर्वनाम है और नीचे वाले में जो सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे देखिए वे घूमने जा रहे हैं, वे कौन पता नहीं है, तो ये वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन वे लोग घूमने जा रहे हैं, इसमें लोग की ओर संकेत के रूप में आ गया वे, तो इस वे को सार्वनामिक विशेषण माना जाएगा। ये सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में भेद करने का एक तरीका होता है। अब अगली चीज एक और देखिए, जैसे शुरू में मैंने बताया था कि 9वीं से 12वीं की हिंदी व्याकरण में विशेषण के 5 भेद दिए गए हैं और 5वां भेद व्यक्तिवाचक विशेषण भी माना गया है। उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण की क्या परिभाषा बताई गई है उसको हम यहाँ पढ़ लेते हैं। विशेषण का एक अन्य भेद जिसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण, ये कहाँ होगा कि यदि कोई विशेषण शब्द किसी स्थान विशेष की विशेषता को अथवा जानवरों की नस्ल को अथवा किसी कंपनी विशेष के नाम को प्रकट करता है तो वहाँ उसमें व्यक्तिवाचक विशेषण मान लिया जाता है। या तो स्थान की विशेषता प्रकट हो रही हो, या किसी नस्ल का नाम हो, या कंपनी का नाम हो, तो ऐसा विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण में चला जाता है। जैसे बीकानेरी रसगुल्ले, बनारसी साड़ी, पंजाबी नृत्य, कश्मीरी सेब, राजस्थानी लोकगीत। इसमें बीकानेर स्थान से संबंधित रसगुल्ले हो गए, बनारसी साड़ी तो बनारस में बनी हुई साड़ी, पंजाब का नृत्य, कश्मीर का सेब, राजस्थान के लोकगीत। तो ये बीकानेर, बनारस, पंजाब, कश्मीर, राजस्थान स्थानों से संबंधित विशेषता इन शब्दों में प्रकट हो रही है, तो इनको हम व्यक्तिवाचक विशेषण मान सकते हैं। नस्ल का नाम है जानवरों में राठी गाय, मेरिनो भेड़, मुर्रा भैंस, मालानी घोड़ा, जखराना बकरी, ये सभी जानवरों की नस्लें हैं। तो यहाँ राठी, मेरिनो, मुर्रा, मालानी, जखराना ये क्या है, तो इनको भी व्यक्तिवाचक विशेषण माना जाएगा। कंपनी विशेष के नाम आ जाते हैं ऊषा पंखा, HMT घड़ी, रीटा मशीन, नोकिया मोबाइल, रोलेक्स घड़ी,
ये सभी ऊषा, एचएमटी, रीटा क्या है, कंपनियों के नाम हैं, तो इनमें भी व्यक्तिवाचक विशेषण मान लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, व्यक्तिवाचक अलग से कोई मुख्य भेद नहीं होता विशेषण का, ये गुणवाचक विशेषण का ही एक उपभेद माना जाता है। इस चीज़ को ही हम पढ़ेंगे, नोट में ध्यान दें। व्यक्तिवाचक विशेषण मूलतः गुणवाचक विशेषण का ही एक उपभेद होता है। अतः ऐसे शब्दों में परीक्षा में व्यक्तिवाचक विशेषण विकल्प नहीं आ रहा है, तो विकल्प नहीं होने पर इनमें भी गुणवाचक विशेषण को ही सही उत्तर मान लेना चाहिए। अगर व्यक्तिवाचक उपभेद है तो व्यक्तिवाचक विशेषण हम पहले कर सकते हैं, लेकिन उपभेद नहीं दे रखा है तो फिर इनमें गुणवाचक विशेषण को ही सही उत्तर माना जाएगा। तो ये विशेषण के रूप के आधार पर भेद अपने सामने आ रहे थे। अब विशेषण का वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो वाक्य प्रयोग में उसके भेद कैसे होते हैं, फिर विशेषण की अवस्थाएं कैसे बनाई जाती हैं, अवस्थाएं क्या होती हैं, इनके बारे में अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी अवश्य लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप रीट भर्ती परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।